नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस मनोरंजक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में शामिल एक बहुत ही बेहतरीन, मनोरंजक और आनंददायक कहानी नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी की यह कहानी हमें देश के साथ सीधे जोड़ती है। कहानी की किस्सागोई, कहानी का कथ्य शैली अपने आप में अद्भुत और आनंददायक है। तो सबसे पहले लेखक परिचय। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और लंबे समय तक एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में रहे। आपने अपना बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बिताया। आप वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। 8वें दशक में समकालीन कहानी के आप अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। आपके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें से बहुत चर्चित हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। आपके उपन्यास विनय और ईंधन बहुत ही चर्चित रहे। ऐसे यशस्वी कथाकार को अनेक सम्मान विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त हुए। वे प्रमुख सम्मान जो आपको प्राप्त हुए उनमें प्रमुख हैं पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से आप पुरस्कृत हुए। आप मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे चित्रकार रहे हैं। आपके लेखन में, आपकी कहानियों में वर्ण शोषण के विरुद्ध चेतना दिखाई देती है। जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर कहीं भी किसी भी स्तर पर भेदभाव हो, उसके खिलाफ आप अपनी कलम के माध्यम से बहुत ही सृजनात्मक चोट करते हैं। आपकी किस्सागोई शैली में लिखी गई कहानियां सहज ही पाठक को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। आपकी भाषा, आपकी शब्दावली सरल है। पाठक के हृदय में वह सहज ही बैठ जाती है। आप जिस कहानी को आज पढ़ने जा रहे हैं वह देश के प्रति एक आम आदमी के योगदान को सृजनात्मक तरीके से उल्लेखित करती है। किस प्रकार से यह राष्ट्र केवल जमीन से, भूभाग से, पहाड़ों से नहीं बनता, अपितु इसमें रहने वाले नागरिकों के छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। आइए अब हम इस कहानी का सार जानते हैं। कहानी में जो हमारे प्रमुख चरित्र हैं वे हैं हालदार साहब। हालदार साहब एक छोटे से कस्बे से रोज गुजरते हैं और रोज गुजरते हैं तो वह कस्बा एक सामान्य कस्बा है। उसमें एक छोटा सा बाजार है, एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का कारखाना है, 2 ओपन सिनेमा हैं और एक नगर पालिका है। और जैसे देश के तमाम छोटे शहरों की, कस्बों की नगर पालिकाएं काम करती हैं, यह नगर पालिका भी करती है। क्या करती है? सड़कों को बनाने का काम करती है, शौचालय बनाने का काम करती है, विभिन्न प्रकार के कबूतरों के लिए छतरी बनाने का काम करती है और अनेक बार कवि सम्मेलनों का आयोजन भी लोगों के मनोरंजन के लिए यही नगरपालिका करती है। तो नगरपालिका के एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार में नेताजी की एक मूर्ति संगमरमर की स्थापित करवा दी और हमारी यह कहानी इसी मूर्ति के आसपास घूमती है। तो नगरपालिका ने जब यह निर्णय लिया तो उसके पास पर्याप्त बजट नहीं था। बजट न होने के कारण उन्होंने इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह काम सौंप दिया। ड्राइंग मास्टर का नाम था मोतीलाल।
मोतीलाल जी ने आश्वस्त किया कि वे 1 महीने में मूर्ति बनाकर दे देंगे। इस पूरे दृश्य का आनंद लेखक के अपने शब्दों में लीजिए। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने रुके। तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौस्तुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब यह रियल चश्मा हालदार साहब को आकर्षित करता है। हालदार साहब 15 दिन में वहां से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि इस बार आंखों पर चश्मा कुछ दूसरे किस्म का है, पतले तार का बना हुआ है। ये पान वाले के पास रुकते और उससे पूछते, भाई ये मूर्ति का चश्मा कैसे बदल जाता है? तो पान वाले ने उन्हें बताया कि यह चश्मा कैप्टन बदल देता है। हालदार साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कैप्टन कोई सेना का बड़ा अधिकारी रहा होगा, सेना से सेवानिवृत्त रहा होगा और उनके भीतर तो देशभक्ति होती है। तो उसी अनुरूप उन्हें नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती और वे उस मूर्ति को चश्मा पहना देते हैं। तो उन्होंने पूछा, ये कैप्टन करता क्या है? तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन एक लंगड़ा बूढ़ा आदमी है। हालदार साहब ने पूछा, ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पान वाले ने जवाब दिया, मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। हालदार साहब के मन में कैप्टन की देशभक्ति के प्रति बहुत ही श्रद्धा के भाव उमड़ आए। उन्होंने सोचा कैप्टन कोई आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा, नेताजी का साथी रहा होगा। उन्होंने पूछा, ये कैप्टन कौन है? पान वाले ने कहा, पागल है पागल, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह देखो आ रहा है। हालदार साहब को पान वाले की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जब कैप्टन को पहली बार देखा तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए था। इसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस का डंडा था जिस पर बहुत से चश्मे टंगे हुए थे। हालदार साहब बहुत प्रभावित हुए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पान वाले से पूछा, इन्हें कैप्टन क्यों कहते हैं, इसका वास्तविक नाम क्या है? लेकिन पान वाले ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। 2 साल तक हालदार साहब उसी चौराहे से गुजरते रहे, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप छांव का चश्मा नेताजी की उस मूर्ति के चेहरे पर सुशोभित होता रहता। यह हालदार साहब को बड़ा अच्छा लगता। वे जब भी पान खाते अवश्य नेताजी की मूर्ति को निहारते और मन ही मन प्रसन्न होते। एक दिन उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ, आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? तो पान वाले ने नम आंखों से कहा, साहब कैप्टन मर गया। हालदार साहब को बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद जब फिर उसी रास्ते से, उसी मूर्ति के आगे से हालदार साहब को गुजरना पड़ा
तो हालदार साहब का मन नहीं हुआ। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि दूसरी तरफ से चलें, परंतु फिर जैसे ही ड्राइवर उसी रास्ते से गाड़ी को ले जाने लगा, हालदार साहब भौंचक्के हो गए। इस पूरे दृश्य का आनंद लेखक के अपने शब्दों में लीजिए। आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महसूस किया कि जिस कौम में बच्चे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम हैं, बच्चे अपने शहीदों का सम्मान करना जानते हैं, वह कौम कभी गुलाम नहीं हो सकती। निश्चित रूप से कैप्टन का चश्मा और बच्चों का यह चश्मा बहुत कुछ कहता है। यह साफ संदेश देता है कि इस देश में अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जो किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, वह अपने शहीदों का सम्मान करना जानता है। वह उनके दिखाए मार्ग पर चलना जानता है। वह राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से खड़ा हुआ है और इस दौड़ में बच्चे भी शामिल हैं। तो इस प्रकार यह बहुत ही आनंददायक कहानी लेखक स्वयं प्रकाश जी ने हमारे लिए लिखी है। तो निश्चित रूप से प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी में आपको बहुत आनंद आया होगा। आप इस कहानी का ध्यान से वाचन करें और इस कहानी को समझने का प्रयास करें। इस कहानी का उद्देश्य बहुत ही महान है और यह छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से भी राष्ट्र सेवा का जज्बा हमारे भीतर भरती है। आइए अब इस कहानी से जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्न उत्तर हल करते हैं। तो इस क्रम में पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके भीतर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी थी। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो हमारे सेना से जुड़े हुए व्यक्तित्व होते हैं, सेना के अधिकारी होते हैं, वे बहुत अनुशासित और राष्ट्र प्रेम से लबरेज होते हैं। लेकिन कैप्टन जैसा बूढ़ा व्यक्ति, असहाय व्यक्ति भी अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना जानता है, इसीलिए सभी लोग उसे कैप्टन कहते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि कैप्टन मर गया है तो नेताजी का ख्याल रखने वाला अब और कोई नहीं होगा। कैप्टन के प्रति उनकी श्रद्धा, नेताजी के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम और इस वैचारिक चिंतन ने उन्हें मायूस कर दिया था। अगला प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा
इस देश के बच्चों के मन में अपने शहीदों के प्रति भरे हुए श्रद्धा भाव को दर्शाता है। निश्चित रूप से जो बच्चे अपने नेताओं का, अपने शहीदों का, अपने स्वतंत्रता सेनानियों का मान सम्मान करना जानते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलना जानते हैं, वह देश कभी गुलाम नहीं हो सकता। वह देश हमेशा विश्व का नेतृत्व करेगा। और यही चीज़ है जो हालदार साहब को भी और हमें भी आश्वस्त करती है। अगला प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? बात इतनी सी है नहीं, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से हम बच्चों को चंचल समझते हैं। हम यह नहीं समझते कि उनमें भी बहुत बड़े भाव हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कैप्टन के बाद उन्होंने कमान संभाली, नेताजी की मूर्ति को चश्मे के बगैर नहीं रहने दिया, वह भावुक क्षण है। वह बच्चों के सामर्थ्य को दर्शाता है। इसीलिए हालदार साहब की आंखें नम हो गई। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यह बात हालदार साहब के मस्तिष्क में चलती है। वे सोचते हैं कि जो कौम अपने शहीदों का सम्मान करना नहीं जानती, जो कौम अपने राष्ट्र नायकों के बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चलना जानती, जो अपने स्वतंत्रता सेनानियों की हंसी उड़ाती है, निश्चित रूप से यह सहनीय नहीं है और ऐसा समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। पानवाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पानवाला एक रसिक किस्म का व्यक्ति है। वह अपने आप में पान की दुकान लगता है। उसका पेट बहुत ही मोटा है। जब वह हंसता है तो उसका पूरा पेट हिलता है और वह हमेशा अपने मुंह में पान ठूंसे रहता है। यदि कोई उससे बात करे तो जब वह थूक ना ले 2 बार, तब तक वह बात नहीं कर सकता। उसे दूसरों की हंसी उड़ाने में बहुत मज़ा आता है और वह अपने स्वार्थ के प्रति अत्यंत जागरूक रहने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार आप पान वाले का चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। पानवाले की यह टिप्पणी बहुत ही गलत है, गैर जिम्मेदाराना है। एक व्यक्ति जो अपने राष्ट्र का सम्मान करना जानता है, जो अपने शहीदों का सम्मान करना जानता है, जिसमें देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा है, ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही गलत है। वह व्यक्ति मेहनतकश है, अपनी परिश्रम से अपना जीवन यापन कर रहा है और उसके बाद भी उसमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव हिलोरे मारता है, कूट कूट कर भरा है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति पानवाले का यह वक्तव्य निंदनीय है, असहनीय है और छोटी मानसिकता को दर्शाता है। आगे रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत जिन प्रश्नों को दिया गया है, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? तो पहला एक वाक्य है क, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो हालदार साहब चौराहे पर इसलिए रुकते थे
उन्हें पान खाना होता था, नेताजी की मूर्ति को देखना होता था। हालदार साहब के भीतर भी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना भरी हुई थी। महापुरुषों का आदर वे हृदय से करते थे और सबसे बड़ी बात, वे बहुत ही चिंतनशील थे। लगातार देश समाज की घटनाओं के प्रति चिंतन उनके मस्तिष्क में चलता रहता था। अगला वक्तव्य है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इससे चश्मे वाले के व्यक्तित्व का एक और पहलू निकल कर आता है। एक बहुत प्रसिद्ध शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो सामान्य रूप से जब पान वाले की टिप्पणी को हम सुनते हैं तो महसूस होता है कि उसके मन में कैप्टन के प्रति कोई प्रेम, कोई आदर, कोई सम्मान नहीं है। लेकिन जब कैप्टन मर जाता है तो उसकी आंखों में आ रहे आंसू बताते हैं कि वह कैप्टन का सम्मान करता था, वह कैप्टन के प्रति हृदय से जुड़ा हुआ था, वह भी कैप्टन की देशभक्ति के प्रति श्रद्धा रखता था। अगला प्रश्न है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन की अपनी व्यावसायिक समस्याएं थी, क्योंकि यदि फ्रेम ग्राहक को पसंद आ जाता तो वह फ्रेम उसे देना ही होता था, परंतु अपने नेताजी के प्रति सम्मान में वह कभी कमी नहीं आने देता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने नेताजी की मूर्ति को चश्मे से रहित रखा हो, वह उस पर दूसरा चश्मा लगा देता था। तो इस प्रकार यह पंक्ति कैप्टन के हृदय में भरे हुए भाव को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो जाहिर सी बात है कि कैप्टन हमारे यहाँ सेना का एक पद है और कैप्टन के नाम से हमारे सामने जो छवि बनती है वह एक दबंग व्यक्तित्व की, जिसने सेना की वर्दी पहन रखी हो, जो बहुत ही मजबूत हो, यह छवि बनती है। परंतु वास्तव में जब वह चश्मे वाला हालदार साहब के सामने आता है तो वह इस तस्वीर से बहुत ही अलग है। एक चीज़ जो इन दोनों में सामान्य है वह है देश प्रेम का भाव। अगला प्रश्न है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? निश्चित रूप से इस तरह की मूर्ति लगाने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह यही है कि हम उस व्यक्तित्व से प्रेरणा लें, उनके विचारों पर, उनके दिखलाए मार्ग पर आगे बढ़ें, राष्ट्र के प्रति उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसका सम्मान करें। तो यह मूर्ति पूजा वास्तव में बहुत कुछ उन सिद्धांतों की, उनके त्याग और कर्तव्य की पूजा, आस्था और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। ख, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? मैं अपने इलाके के चौराहे पर शहीद आज़म भगत सिंह की मूर्ति स्थापित करवाना चाहूँगा, क्योंकि वे मात्र 23 वर्ष की अवस्था में, नितांत युवा अवस्था में
राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। विचारों की शान पर पुस्तक के माध्यम से उनके मस्तिष्क में चल रहे श्रेष्ठतम विचारों के बारे में भी आप जान सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद के माध्यम से वे लगातार युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के व्यक्तित्व से युवाओं को, बच्चों को प्रेरणा मिले, वे उनके जीवन के बारे में जानें और अपने जीवन में उन तमाम सद्गुणों को आत्मसात करें। अगला प्रश्न है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? निश्चित रूप से केवल मूर्ति लगा देने भर से हमारा कार्य संपन्न नहीं हो जाता है। हम सबका यह दायित्व है कि हम उस मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें, हम उसे साफ स्वच्छ रखें, हम उसके माध्यम से लगातार बच्चों को प्रेरणा देने का काम करें, हम उनके विचारों के बारे में चर्चा परिचर्चा करें। इन सब के माध्यम से ही उस मूर्ति को लगाने की सार्थकता है, वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगी। महीने में कम से कम एक बार लोग उस मूर्ति के समक्ष एकत्र हों। जब उनकी जयंती हो या उनका सर्वोच्च बलिदान दिवस हो, तब उस मूर्ति की साफ सफाई कर माल्यार्पण हो और उन विचारों पर चर्चा हो, तभी मूर्ति को लगाने की सार्थकता है। अगला प्रश्न है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। निश्चित रूप से हमारे जीवन में अनेक ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जिनके माध्यम से हम राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित न होने दें, हम जल का संरक्षण करें, हम सार्वजनिक स्थानों पर बनी हुई इमारतों की संरक्षा सुरक्षा करें, हम दूसरे के अधिकारों की रक्षा करें, हम अधिक से अधिक ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करें जो प्रदूषण से संसार को मुक्त करती हों। ये छोटे छोटे प्रयास एक श्रेष्ठ विश्व के निर्माण में हम सबके लिए सहायक सिद्ध होंगे। देश की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हम निरंतर काम करें, अपनी आंखें और कान खुले रखें। यदि कोई ऐसा साजिशकर्ता हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो हम उसकी पहचान को उजागर कर राष्ट्र रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इसको आप लिखेंगे मानक हिंदी में, अगर कोई ग्राहक कैप्टन के पास आ गया और चौड़े चौखट वाले फ्रेम की मांग करता है, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? इसलिए कैप्टन मूर्ति वाला चौखट उसे दे देता है और उसकी जगह दूसरा लगा देता है। प्रश्न 11, भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। कबीर कहते हैं, भाखा बहतो नीर, भाषा बहता हुआ पानी है। आप
नई नई संस्कृति के, नए नए विषयों के, नई नई भाषाओं के शब्दों को जब अपनी भाषा में शामिल कर लेते हैं तो वह भी आपके परिवार का हिस्सा बन जाती हैं। वे आपकी भाषा को समृद्ध करती हैं, वे आपके भाषिक सामर्थ्य को बढ़ाती हैं, वे आपके अभिव्यक्ति सौंदर्य में नई चमक लाती हैं। इसलिए बिना इस बात की तह में जाए छांट छांट कर हमें भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो सहजता के साथ संप्रेषित हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटें और उनसे नए वाक्य बनाइए। क नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, तो इसमें कुछ न कुछ क्या है? निपात। इस कुछ न कुछ के माध्यम से जो वाक्य आप बना सकते हैं, तुम हमेशा कुछ न कुछ खाते ही रहते हो। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, तो इसमें निपात है को ही। परिश्रम करने वाले को ही हमेशा फल मिलता है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, तो था। मैंने जहानवी से कहा तो था। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, तो इसमें निपात है अब भी। तुम अब भी रोज हलवा खाते हो। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, तो इसमें निपात है में, और इससे बनेगा गड्ढों में सड़क है। संख्या 13, इसमें है निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता है, तो इसे आप बदलेंगे। उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता है। पान वाला नया पान खा रहा था, तो इसे बनाएंगे पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। पान वाले ने साफ बता दिया था, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। तो भाववाच्य में आप कैसे बदलेंगे? माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपने स्वयं प्रकाश जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी नेताजी का चश्मा आज पढ़ी। यह कहानी एक बहुत ऊंचे उद्देश्य को हम तक संप्रेषित करती है। निश्चित रूप से आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही रोचक और आनंददायक रही होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।